आज हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं, तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का क्या योगदान रहा और महिलाओं ने किस प्रकार से बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं के राजनीति में प्रवेश की पृष्ठभूमि, तो हमने देखा किस प्रकार से पुरुष विभिन्न आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि महिलाएं क्यों पीछे रहें और महिलाओं ने धीरे धीरे चार दीवारी को छोड़कर बाहर निकलना प्रारंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस बात पर भी बल दिया जाने लगा कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं क्यों नहीं। तो जब विश्व में महिलाओं को आगे आने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, क्योंकि भारतीय महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं थी किसी भी काम में। तो उन्होंने धीरे धीरे भारत की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई, क्योंकि वे मानती थी कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं को राजनीति में आने का मौका प्राप्त हुआ और वे सब काम उनको करने के अवसर मिले जो पुरुष कर रहे थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न संगठनों ने भी भारतीय महिलाओं को सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विभिन्न प्रकार के जो संगठन थे, जो महिला संगठन थे, उन्होंने महिलाओं में जागृति लाने की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो महिलाएं धीरे धीरे विभिन्न आंदोलन में सक्रिय होती गईं और बढ़ चढ़कर भाग लेती रहीं, जिसके कारण उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना और अधिक बढ़ी और वे धीरे धीरे इस बात को दिखाने में सक्षम हुई कि पुरुषों की भांति वे भी उस कार्य को कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। तो महिलाओं का राजनीति में प्रवेश, इसको देखेंगे। श्री हीराबाई टाटा ने यहाँ तक कह दिया था कि जनता शब्द का स्पष्टीकरण करने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रजा एवं व्यक्ति शब्द का प्रयोग स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से प्रयोग होना चाहिए। तो हीराबाई टाटा का मानना था कि जनता का स्पष्टीकरण करने का अत्यधिक आवश्यकता है कि प्रजा और व्यक्ति ये पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो हीराबाई टाटे का महिलाओं का राजनीति में प्रवेश दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके बाद साउथ बरो समिति। तो साउथ बरो समिति क्या थे? भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए साउथ बरो समिति नियुक्त की गई। उस समिति के सामने 300 महिलाओं के हस्ताक्षर से एक आवेदन पत्र दिया गया जिसमें महिलाओं के मताधिकार की मांग की गई। साउथ बरो समिति ने मांग को अस्वीकार कर दिया। मतलब साउथ बरो समिति नहीं चाहती थी कि महिलाओं को जो उन्होंने मांग की है उसको पूरा किया जाए और उनके जो मताधिकार का जो प्रश्न है वो उसको उनसे वंचित किया जाए। साउथ बरो समिति ने मांग को अस्वीकार कर दिया और 1921 ईस्वी में महिलाओं की मांग को मान लिया गया। इसका मांग मानने का कारण यह था कि जिसमें सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट और हीराबाई टाटा ने अपनी मेहनत से जो आवेदन में प्रस्ताव रखा गया था उसको साउथ बरो समिति को मानना पड़ा, जिसमें सरोजिनी नायडू, हीराबाई टाटा और एनी बेसेंट की मेहनत रंग लाई। असहयोग आंदोलन। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के द्वारा अपना जो स्वतंत्रता प्राप्ति का जो एक तरह से मार्ग अपनाया और अहिंसा की नीति को अपनाते हुए, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो कांग्रेस के नेता भी शामिल थे और जिसमें उदारवादी और उग्रवादी
विचारधारा के, लेकिन उसमें बहुत सी महिलाओं ने भी अपना सहयोग दिया। तो जब महात्मा गांधी 1920 और 21 में महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन चलाया तो पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ी और खादी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और चरखे का भी प्रचलन बढ़ाने पर उन्होंने सहयोग दिया। शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध करने के लिए पूरे मुंबई में हड़ताल आयोजित की गई। जब तिलक कोष की स्थापना हुई तो स्त्री सभा ने 44,519 रुपये एकत्रित किए और यह राशि गांधी जी को दे दी गई, क्योंकि उस समय जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी को आर्थिक सहायता की भी जरूरत थी, जिसमें विभिन्न उद्योगपतियों ने भी सहयोग किया और पुरुषों ने भी राशि एकत्रित की, जिसमें महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें तिलक कोष स्त्री सभा ने 44,519 रुपये एकत्रित किए, यह राशि गांधी जी को दी। और स्वदेशीकरण पर महिलाओं ने विशेष रूप से ज़्यादा बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि देश में निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्माण होगा और उसका उपयोग होगा तो इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए चरखा काटना और खादी का प्रचार प्रसार करना, देश में बनी निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देना और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, इस कार्य को महिलाओं ने बखूबी निभाया। इसके बाद हम देखते हैं श्रमिक वर्ग की महिलाओं में चेतना। तो 1920 के दशक में श्रमिक वर्ग की महिलाओं में तथा उनके बारे में नई चेतना जागृत की गई। श्रमिक आंदोलन में उनकी एक जगह बनी, क्योंकि महिलाएं मानती थीं कि जिस प्रकार से महिलाओं का शोषण हो रहा है उसको रोकना बहुत जरूरी है। उनका मानना था कि पुरुष की भांति स्त्रियों को समान दर्जा नहीं दिया जाता है और वेतन भी कम दिया जाता है और उनसे काम भी ज़्यादा दिया जाता है और उनको हीन दृष्टि से भी देखा जाता है। तो श्रमिक वर्ग की महिलाओं में तथा उनमें उनके नई चेतना जागृत की गई 1920 के दशक में, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और भी बहुत सी महिलाएं थीं, जिसमें अरुणा आसफ अली और भी महिलाएं, जिन्होंने श्रमिक वर्ग की महिलाओं में ये बात चेतना जागृत की कि आप अपने अधिकारों की मांग करें और किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहन नहीं करें और आगे बढ़कर आकर अपनी समस्याओं को बताएं ताकि उनका समाधान किया जाए, क्योंकि श्रमिक वर्गों की स्थिति उस समय ब्रिटिश काल में बहुत ही शोचनीय थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और दांडी यात्रा के बाद महिलाओं को आंदोलन में पूरी तरह शामिल कर लिया गया। हजारों महिलाओं ने नमक बनाने और नमक बेचने का काम किया। पंजाब में मनमोहिनी सहगल जैसे विभिन्न जो प्रांतों में कौन कौन सी महिलाएं थी जो ज़्यादा सक्रिय थी, उनका नाम यहाँ पे उल्लेखित है। पंजाब में मनमोहिनी सहगल, मद्रास की रुक्मिणी लक्ष्मीपति, तमिलनाडु की दुर्गा देवी, दिल्ली की अरुणा आसफ अली, सरस्वती देवी, महाराष्ट्र में पंडिता रमाबाई कानेटकर महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको जो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और दांडी यात्रा के बाद महिलाओं ने इस आंदोलन में पूरी तरह से महिलाओं को शामिल कर लिया गया और महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था और घर घर नमक बनाया जाने लगा और नमक बनाने और उसको बेचने में महिलाओं ने अपना पूरा सहयोग दिया। तो
मनमोहनी सहगल और रुक्मणी लक्ष्मीपति, दुर्गा देवी, अरुणा असफ अली, दस सरस्वती देवी और पंडित रमाबाई और कालेटकर आदि महिलाओं का अपना महत्वपूर्ण योगदान संज्ञा प्रज्ञा आंदोलन में देखने को मिलता है। इसके बाद महिला संगठनों की उत्पत्ति 1925 और 30 की अवधि में भारत में अनेक नारी संगठनों की स्थापना हुई, जिसका विवरण इस प्रकार से है। किस लिए अधिक से अधिक महिलाएं संगठन बनाए गए ताकि महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाए। तो वो संगठन कौन कौन से थे? जैसे कि नंबर 1 देश सेविका संघ, नंबर 2 नारी सत्याग्रह समिति, नंबर 3 महिला राष्ट्रीय संघ, नंबर 4 लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, नंबर 5 स्त्री स्वराज संघ, नंबर 6 स्वयं सेविका संघ बने और राष्ट्रीय महिला संघ में लतिका का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो ये जो महिला संगठन थे, इनका उद्देश्य यही था कि महिलाओं के अंदर जो समस्याएं व्याप्त हैं या महिलाएं निरक्षर हैं या महिलाएं उपेक्षा का शिकार हैं, तो उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनके अंदर जन जागृति फैलाई जाए और उनके अधिकारों के बारे में उनको समझाया जाए, जिससे कि जो लंबे समय से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनको कम किया जा सके। तो इन संगठनों का महिला संगठनों की उत्पत्ति हुई, तो महिला संगठनों ने बाद में महिलाओं की दशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं ने भारत की राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मताधिकार के लिए संघर्ष। अब यह प्रश्न उठता है कि जब पुरुषों को मत देने का अधिकार है तो महिलाओं को क्यों नहीं? तो जब इस बात की मांग उठाई गई कि महिला, वैसे भी यहाँ पर साउथ बोरो समिति में हमने देखा कि पहले महिलाओं के आवेदन को मना कर दिया जाता, अस्वीकार कर दिया जाता, लेकिन बाद में उनके बातों को मान लिया जाता है। तो इस बात पर उदारवादी कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन किया कि महिलाओं को भी मताधिकार का पूरा मत देने का अधिकार होना चाहिए। जो पुरुषों का अधिकार है वो महिलाओं को भी समान रूप से होना चाहिए। यह जब महिलाओं की बातों को जब संघर्ष के उपरांत मान लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि महिलाओं के लिए होती है। क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाएं। तो क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं का अपना विशेष योगदान रहा। महिलाएं किसी से पीछे नहीं रही, क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब लाठीचार्ज पुरुषों पर होता था तो महिलाएं उनकी दवा पानी या उनकी मलहम पट्टी करने का काम करती थी, क्यों घायल क्रांतिकारियों का लाठीचार्ज के कारण काफ़ी रक्त बह जाता था और उनको स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य होते थे उसमें भी महिलाएं अपना बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। तो महिलाओं का जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में आने से क्रांतिकारियों को भी काफ़ी राहत मिली, लेकिन महिलाओं के अंदर जो परंपरागत डर बना हुआ था वो दूर करने में अभी पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई थी। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, साक्षर महिलाएं थी, जो जागरूक थी, वो महिलाएं एक तरह से नेतृत्वकर्ता बनी, जिसमें सरोजिनी नायडू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, श्रीमती एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, सरस्वती देवी। ये ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने महिलाओं में अधिक से अधिक जागृति लाने का कार्य किया और क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की एक अच्छी भूमिका मानी जा सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने भारत से अंग्रेजों को जाने के लिए यह आंदोलन चलाया कि भारत जल्दी से जल्दी अंग्रेज भारत को आज़ाद करें, स्वराज दें और भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करें। तो जब यह आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया तो इसमें बहुत से संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महात्मा गांधी के सहयोगी बहुत सारे जो अहिंसा के पुजारी थे उन्होंने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया।
तब उस समय महिलाओं ने भी ये इस बात को समझा कि इस आंदोलन में उनका भी पर्याप्त सहयोग होना चाहिए। तो महात्मा गांधी को उन्होंने पूरा अपना समर्थन दिया और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार की खराब नीतियों का पुरजोर विरोध किया। इस प्रकार हम देखने को मिलता है कि महिलाओं ने किस प्रकार से विभिन्न आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने देखा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं, जिसमें महिलाओं की राजनीति में प्रवेश की पृष्ठभूमि यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब विश्व में महिलाओं का राजनीति में प्रवेश होता है तो उसका भारत में भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर महिलाओं का राजनीति में प्रवेश, साउथ बरो समिति, असहयोग आंदोलन और महिलाओं की भूमिका, श्रमिक वर्ग की महिलाओं में चेतना और सविनय अवज्ञा आंदोलन और महिलाओं का योगदान, महिला संगठनों की उत्पत्ति जिसमें देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्रीय संघ, लेडीज पिकेटिंग बोर्ड, स्त्री स्वराज संघ, स्वयं सेविका संघ बने और राष्ट्रीय महिलाओं में लैंगिकता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मताधिकार के लिए संघर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाएं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महिलाओं का योगदान। तो आज हमने इस टॉपिक में हमने महिलाओं का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। ओके।